हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी के बारे में। ये बैकग्राउंड में जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, इमेज में एक तरफ आपको दिख रहे होंगे रशिया के करंट प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और उनके साथ ही हैं अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जिन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट के रूप में 2 टर्म सर्व की। सन 2000 से लेकर 2008 तक वो अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे। अब इस अगली इमेज के अंदर आपको एक तरफ पुतिन दिख रहे होंगे और दूसरी तरफ आपको दिख रहे हैं बराक ओबामा। ये भी अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने भी 2 टर्म सर्व किए। सन 2008 से लेकर 2016 तक ये अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे। अब इस अगली इमेज में आपको डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट थे सन 2016 से लेकर 2020 तक, उनके साथ आपको दिख रहे होंगे व्लादिमीर पुतिन। एंड अभी अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, जिन्होंने 2020 में अपनी टर्म को शुरू किया था और 2024 तक वो अमेरिका के प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। अमेरिका में चुनाव भी चल रहे हैं और नए प्रेसिडेंट आ भी जाएंगे, पर उस अगली इमेज में भी आपको मे बी साथ में उनके व्लादिमीर पुतिन ही दिखाई देंगे। तो इन सभी फोटोज के अंदर एक ही चीज कॉमन निकल कर आई है और वो है व्लादिमीर पुतिन। अमेरिका के अंदर चुनाव होते रहे, प्रेसिडेंट बदलते रहे, बट रशिया के अंदर सारी की सारी पावर सन 2000 से लेकर 2024 हो चुका है, 24 साल हो चुके हैं, एक ही व्यक्ति के कंट्रोल में है और उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। तो आखिरकार रशिया के इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर ऐसा क्या है जिसके चलते पुतिन लगातार चुनाव जीतते रहते हैं, वो बार बार प्रेसिडेंट बनते रहते हैं? और पुतिन ने ऐसा क्या किया है रशिया के अंदर कि उनको कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता है? तो आइए जानते हैं इस सारी इंफॉर्मेशन के बारे में, इस पूरे मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। पर उससे पहले, चैनल का नाम है दी आइए सब, मेरा नाम है राही मेहता। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं पुतिन के करियर के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में और उन्होंने कैसे अपने आप को पावर के अंदर एस्टेब्लिश किया, उसके बारे में। तो दोस्तों, पुतिन ने सोवियत यूनियन की केजीबी एजेंसी के अंदर काफी लंबे समय तक काम किया था। केजीबी क्या थी? केजीबी एक स्पाई एजेंसी थी जिसका काम था सोवियत यूनियन की लीडरशिप को प्रोटेक्ट करना। चाहे इंटरनल प्रॉब्लम हो या फिर एक्सटर्नल प्रॉब्लम हो, केजीबी इन सभी प्रॉब्लम से डील करती थी। एंड पुतिन ने केजीबी के अंदर एक स्पाई के रूप में काम किया था और स्टार्टिंग में ईस्ट जर्मनी के अंदर इनको स्टेशन किया गया था और वहां से बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ये लगातार केजीबी को सप्लाई करते रहते थे, जिसका इस्तेमाल केजीबी ने कई सारे ऑपरेशंस के अंदर किया। बट फिर क्या हुआ? फिर सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया। सोवियत यूनियन के कोलैप्स करने के बाद केजीबी भी खत्म कर दी गई, या उसकी पावर जो थी वो रिड्यूस कर दी गई। नई एजेंसीज बनाई गई केजीबी को खत्म करने के बाद। और जैसे ही सोवियत यूनियन कोलैप्स करता है, बहुत सारी कंट्री सोवियत यूनियन से बाहर निकलती हैं और रशिया, जिसने सोवियत यूनियन बनाया था, उसकी इमेज को बहुत ज्यादा धक्का लगता है। रशियंस को ऐसा लगने लगता है कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई है, उनके कॉन्फिडेंस के अंदर कमी आती है एंड रशिया के अंदर एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का दौर शुरू हो जाता है। तब रशिया के प्रेसिडेंट थे बोरिस येल्त्सिन। एंड बोरिस येल्त्सिन जो थे वो अब लगातार पावर में डिक्लाइन हो रहे थे और वो रशिया की सिचुएशन को संभालने में नाकामयाब रह रहे थे। तो उसी दौरान रशिया के अंदर एक नए लीडर का उदय होता है और वो थे व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन ने केजीबी जब खत्म हुई, सोवियत यूनियन जब कोलैप्स हुआ, वो रशिया वापस आ गए और कुछ समय तक रशिया के इंटीरियर में जाकर उन्होंने काम किया। लोकल पॉलिटिक्स उन्होंने ज्वाइन करी और धीरे-धीरे अपनी पॉलिटिकल पहचान बनानी उन्होंने शुरू कर दी। बट फिर क्या हुआ? फिर केजीबी को रिप्लेस जब किया गया था, एक नई एजेंसी बनाई गई थी, नाम था उसका एफएसबी। उसका भी काम सेम था, बस अब वो सोवियत यूनियन की जगह रशियन लीडरशिप को प्रोटेक्ट करने का काम करती थी। क्योंकि पुतिन के पास केजीबी में काम करने का एक्सपीरियंस था, तो उनको एफएसबी का मेंबर बनाया गया और लगातार वो प्रमोट होते होते एफएसबी के चीफ भी बन गए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन थी क्योंकि अब रशिया की पॉलिटिक्स के इनर सर्कल में उनका उठना बैठना चालू हो गया। धीरे धीरे रशिया के सभी बड़े पॉलिटिशियन, सभी बड़े बिजनेसमैन, उन सब के साथ पुतिन की मुलाकात होने लगी, जिसके चलते पुतिन के कॉन्टैक्ट्स एस्टेब्लिश होने लगे और धीरे धीरे पॉलिटिकल दबदबा उनका बढ़ना शुरू हो गया। पर मेजर चीज तब बदली जब बोरिस येल्त्सिन, रशिया के प्रेसिडेंट, ने पुतिन को अपना सक्सेसर भी डिक्लेयर कर दिया एंड उनको 1999 में रशिया का प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट कर दिया। तो 1999 में रशिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पहली बार व्लादिमीर पुतिन और वहीं से उनका पॉलिटिकल करियर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और जब वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे थे तो बोरिस येल्त्सिन अचानक से ही रिजाइन कर देते हैं और प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाता है, जिसके चलते पुतिन को एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करना पड़ता है। अब रशिया की जो जनता थी वो इस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से बहुत ज्यादा परेशान थी और वो चाहते थे एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पावरफुल लीडर रशिया की कमान संभाले, जो वेस्ट को जवाब दे सके, जो अमेरिका को जवाब दे सके, जो नेटो को जवाब दे सके, जो रशियंस के खोए हुए सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस हासिल कर सके। और उसी दौरान पुतिन जो थे वो लोगों के सामने आते हैं। जो लोग चाह रहे थे पुतिन वो देने की कोशिश करते हैं एंड एक्टिंग प्रेसिडेंट रहते हुए जब उन्होंने सन 2000 में पहली बार प्रेसिडेंशियल चुनाव लड़े,
तो उसके अंदर उनको बहुत ही मैसिव जीत हासिल हुई। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोगों ने उनको वोट किया एंड उनको रशिया के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। तब रशिया के प्रेसिडेंट की टर्म जो थी वो 4 साल की हुआ करती थी, यानी कि 2000 से लेके 2004 तक उनकी पहली टर्म थी प्रेसिडेंट के रूप में। 2004 में वो दोबारा प्रेसिडेंट के चुनाव लड़ते हैं, दोबारा वो जीतते हैं, दोबारा प्रेसिडेंट बन जाते हैं। सन 2000 से 2004 और फिर 2004 से 2008 तक वो रशिया के प्रेसिडेंट रहते हैं। बट रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी व्यक्ति को लगातार 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट बनने की परमिशन नहीं देता था। यानी कि 2008 के बाद जो प्रेसिडेंट पुतिन थे उनको अपनी पोजीशन खाली करनी पड़ी, वो पोजीशन छोड़ते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर का पद ले लेते हैं और उनकी जगह दमित्री मेदवेदेव जो थे, जो पुतिन के ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलाई थे, पुतिन के ही कह लीजिए आप, उनके नीचे वो काम करते थे, उनके साथ जुड़े हुए थे, उनके ट्रस्टवर्दी इंसान थे, उनको रशिया का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। और पुतिन 2008 से लेकर 2012 तक कॉन्स्टिट्यूशन के चलते वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम करते हैं, प्रेसिडेंट के रूप में नहीं। पर हम जानते हैं दिमित्री मेदवेदेव जो थे वो तो सिर्फ कठपुतली थे, सारी शक्ति, सारी पावर अभी भी प्राइम मिनिस्टर पुतिन के हाथ में थी। डेजिग्नेशन में बदलाव आया था, प्रेसिडेंट पुतिन की जगह उनको प्राइम मिनिस्टर पुतिन बोला जाता था, बट उनकी पावर में कोई भी बदलाव नहीं आया था। फिर 2012 में जब कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट खत्म होती है, वो दोबारा चुनाव लड़ते हैं, दोबारा चुनाव लड़ते हैं, वो दोबारा प्रेसिडेंट बनते हैं और उनकी टर्म जो है वो तब से लेकर अब तक चल ही रही है। उन्होंने अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी बदलाव कर दिया। रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पहले प्रेसिडेंट की टर्म 4 साल हुई करती थी, पुतिन ने उसको बढ़ाकर 6 साल कर दिया और वो जो लिमिट थी कि 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट आप नहीं रह सकते हो, वो लिमिट भी हटा दी। 2012 के बाद 2024 आ चुका है, 2 बार वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं और 2024 के चुनाव भी वो जीत चुके हैं। 80% से ज्यादा वोट उनको 2024 के मार्च में हुए चुनावों के अंदर मिले और 2030 तक वो अभी रशिया के प्रेसिडेंट रहेंगे ही रहेंगे। पर आखिरकार ये इतने चुनाव उन्होंने कैसे जीते? क्या रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ किसी प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट नहीं हुई? क्या लोगों ने उनको हर बार एक्सेप्ट कर लिया? लोगों ने उनका विरोध नहीं किया? मीडिया ने क्या उनका विरोध नहीं किया? क्या ओपोजिशन के अंदर कोई पार्टीज ही मौजूद नहीं है, कोई लीडर ही मौजूद नहीं है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। पुतिन के खिलाफ बहुत सारे लोग हैं रशिया के अंदर, बहुत सारी ओपोजिशन पार्टीज भी हैं रशिया के अंदर, बट इन सबको कंट्रोल कैसे करना है ये पुतिन अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले तो पुतिन जैसे ही रशिया के प्रेसिडेंट पहली बारी बने थे तो उन्होंने पूरी की पूरी रशियन मीडिया को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया था और ये सारी मीडिया पुतिन को लगातार रशिया के लीडर के रूप में, रशिया के हीरो के रूप में डिपिक्ट करना शुरू कर देती है। लोगों के मन में यह बात घर कर दी जाती है कि भैया अगर रशिया को कोई बचा सकता है तो पुतिन ही बचा सकते हैं और पुतिन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल लीडर रशिया के अंदर मौजूद ही नहीं है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, पूरी मीडिया को अपने कंट्रोल में किया और उस पूरी मीडिया के अंदर चलने वाली हर एक न्यूज के ऊपर कड़ी पकड़ बनाकर रखी। उसके बाद उन्होंने धीरे 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 उन सभी विरोधियों को खत्म करना शुरू किया जो प्रेसिडेंट पुतिन की कुर्सी के खिलाफ आ सकते थे, क्योंकि रशिया के अंदर एक मल्टी पार्टी सिस्टम है। चुनाव होते हैं, भले ही वो चुनाव पूरी तरीके से कंट्रोल्ड होते हैं, रिग्ड होते हैं, जबरदस्ती चुनाव करवाए जाते हैं, बट स्टिल ओपोजिशन के अंदर कोई खड़ा हो सकता है। वो सभी ओपोजिशन के लीडर जो कहीं ना कहीं रशिया के चुनावों के अंदर इन्फ्लुएंस कर सकते थे, एक एक करके उनको एलिमिनेट कर दिया गया। इनमें जो सबसे बड़ा नाम था वो था एलेक्सी नेवेल्नी का। इनको भी असैसिनेट कर दिया गया। पहले इनके खिलाफ बहुत सारे केसेस चलाए गए, फिर इनको साइबेरिया की जेल के अंदर डाल दिया गया जहां पर उनकी डेथ हो गई। डेथ का कारण तो बताया गया कि नेचुरल कॉजेज से डेथ हुई है, बट वी डोंट नो कि नेवेल्नी की डेथ कैसे हुई थी। तो दोस्तों, पहला मीडिया कंट्रोल करना, दूसरा अपने जितने भी विरोधी थे उन सबको या तो जेल में डाल देना, देश से बाहर निकाल देना, या फिर उनको असैसिनेट कर देना। ये दूसरा तरीका था जिसके चलते प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी पावर को मेंटेन करके रखा। इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी बहुत सारे हुए, बट इन प्रोटेस्ट को भी हेविली सप्रेस कर दिया गया। मिलिट्री का सहारा लेते हुए, पुलिस का सहारा लेते हुए कोई भी व्यक्ति जो प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ सामने आने की कोशिश करता है, या तो उसको साइडलाइन कर दिया जाता है या फिर उसको हमेशा के लिए चुप करवा दिया जाता है। और उसके साथ-साथ जितने भी रशिया के अंदर बिजनेसमैन हैं, उन सभी बिजनेसमैन के साथ, उन सभी ओलिगार्क के साथ बहुत ही क्लोज टाइज पुतिन ने मेंटेन किए, जिसके चलते करप्शन का पैसा लोगों ने भी कमाया, पुतिन ने भी कमाया और उस पैसे का इस्तेमाल करते हुए पूरी की पूरी पॉलिटिकल क्लास के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट, रशिया के अंदर हाइपर नेशनलिज्म का मुद्दा, एक केयरफुली क्राफ्टेड इमेज के रशिया को सिर्फ पुतिन ही बचा सकते हैं और कोई रशिया को सेव नहीं कर सकता है। लोगों को बार-बार ये चीज समझाई गई
कि पुतिन को ही वोट देना है, पुतिन को ही चुनना है, पुतिन ही स्ट्रांग लीडर है, नहीं तो अमेरिका आ जाएगा, नहीं तो अमेरिका रशिया पर अटैक कर देगा, नहीं तो जो नेटो फोर्सेस है वो रशिया के बैकग्राउंड के अंदर आकर काम करना शुरू कर देंगी, जो कहीं कई हद तक ठीक भी हैं। जो अमेरिका करना भी चाहता है, रशिया को डिस्ट्रॉय वो करना भी चाहता है। नेटो अलायंस जो है वो रशिया के बॉर्डर कंट्रीज को अपने अंदर शामिल भी करना चाहती हैं, ताकि दुनिया के अंदर एक ही सुपर पावरफुल कंट्री रहे, वो है अमेरिका। और रशिया को बिल्कुल भी पावर के अंदर उसको डिक्लाइन कर दिया जाए, जियोपॉलिटिक्स में उसको साइडलाइन कर दिया जाए। तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर प्रेसिडेंट पुतिन ने लोगों को यह समझाया कि भैया मैं ही तुमको सेव कर सकता हूं और कोई सेव नहीं कर सकता है। और जब लगातार आपको मीडिया के अंदर एक ही व्यक्ति के बारे में देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, तो आपको भी यही लगेगा कि ओपोजिशन में तो कोई लीडर ही नहीं है, तो वोट किसको दिया जाए? पुतिन को ही दिया जाए। ऊपर से जो उनका इलेक्शन कमीशन है वो भी पूरी तरीके से सरकार के कंट्रोल में है, इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता है। बैलेट वोटिंग के साथ साथ ऑनलाइन वोटिंग भी करवाई जाती है रशिया के अंदर। अब ऑनलाइन वोटिंग कितनी सेफ हो सकती है, या ऑनलाइन वोटिंग के अंदर कौन वोट कर रहा है आपके बिहाफ के ऊपर, यह कह पाना बहुत मुश्किल है। तो इसी तरीके से लगातार पावर में बनने रहने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें पुतिन के द्वारा की गई, और अभी भी वो पावर में बने हुए हैं। 2030 तक वो प्रेसिडेंट रहेंगे, और कई लोगों का तो कहना है जब तक पुतिन जिंदा रहेंगे तब तक वो रशिया के प्रेसिडेंट रहेंगे। अमेरिका में बदलाव होता रहेगा, इंडिया जैसी कंट्रीज के अंदर प्राइम मिनिस्टर बदलते रहेंगे, नई नए लोग सत्ता में आते रहेंगे, बट पुतिन तब तक प्रेसिडेंट रहेंगे रशिया के जब तक वो जिंदा हैं। तो दोबारा अगर हम ओवरऑल देखें, तो मीडिया को कंट्रोल करना, लोगों के मन में अपनी एक सुपर पावर इमेज बना के रखना, इसके साथ-साथ लोगों को लगातार ये बताना कि पुतिन के अलावा और कोई लीडर ही मौजूद नहीं है, रशिया के अंदर हाइपर नेशनलिज्म का इस्तेमाल करना, एंड इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल करके इलेक्शंस को रिगेड करवाना, और सभी जो उनके अगेंस्ट ऑपोजिशन है उसको एलिमिनेट कर देना। इन तरीकों से पुतिन ने अपनी पावर के अंदर वापसी की, और लगातार वो पावर के अंदर बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी पुतिन की कहानी, एक केजीबी एजेंट से लेकर रशिया के प्रेसिडेंट बनने तक की। 2030 तक तो वो रहेंगे ही रहेंगे। देखते हैं कि उसके बाद वो कौन से ऐसे मेजर कदम उठाएंगे। क्रीमिया पर तो वो अटैक कर चुके हैं, यूक्रेन पर वो अटैक कर चुके हैं, ईरान का वो साथ लगातार दे रहे हैं, नॉर्थ कोरिया के साथ भी इनकी बातचीत है। ऐसे में अमेरिका आने वाले समय के अंदर जब नए प्रेसिडेंट अमेरिका के चुने जाएंगे, तो इन दोनों के देशों के जो रिश्ते हैं वो कैसे नया रूप लेंगे, किस डायरेक्शन के अंदर जाएंगे, और यूक्रेन जंग का क्या होगा? क्या नए प्रेसिडेंट जब अमेरिका के आ जाएंगे तो प्रेसिडेंट पुतिन को यूक्रेन के ऊपर नया फैसला लेना पड़ेगा, सीज फायर करना पड़ेगा या नहीं? और 2030 में जब दोबारा चुनाव होंगे रशिया के अंदर, तो कौन नया प्रेसिडेंट बनकर आएगा? ये बहुत सारे फ्यूचर के ऊपर सवाल हमने छोड़े हैं। अगर इनके ऊपर आप लगातार इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, तो चैनल के साथ जरूर जुड़ें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो के अंदर कमेंट भी जरूर करके जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।